Educational implication of perennialism. Perennialism is identified as a very conservative theory of education rooted in following school of thought, that is idealism and realism and neotheism. The educational focus of perennialism is on findings universal truth and absolute associated with religion and faith. According to this theory of education, truth is universal and does not change. कि हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं कि ये पेरिलिजम्स पेरिनियलिजम्स फिलोसफी जो है ये आइडियलिजम्स और रियलिजम्स वाला फिलोसफी से ही आया है। अगर हम लोग बोले कि आइडियलिज्म, रियलिज्म और न्योथिज्म इज द बेस और फाउंडेशन ऑफ पेरेनियलिज्म, देन इट डज नॉट बी फॉल्स। ओके, कि देखो कि हम लोग ये पेरेनियलिज्म जो है इसी को आइडियलिज्म और रियलिज्म और न्योथिज्म फिलोसफी को बेस करके ही बनाए हैं। और इसी का जो फोकस है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ एब्सोल्यूट एसोसिएटेड विथ रीजन एंड फेथ। तो यहाँ हमको आइडियलिज्म का जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ को देखने के लिए मिलेगा और इसी का ये की वर्ड है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी के हिसाब से ये ट्रूथ जो है ये यूनिवर्सल है और ये कभी चेंज नहीं होता है। और ये सेम टू सेम चीज हमको आइडियलिज्म में भी देखने के लिए मिलता है कि आइडिया जो है वो ट्रूथ है और आइडिया रियल है और वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक like this in the philosophy of perennialism, here truth is universal and it does not change. We will go towards the literal definition of perennialism, then it means everlasting or something that return year after year. As implied by its name, perennialism is based upon the belief there are everlasting idea and universal truth on essentials। कि अगर हम लोग पेरिनियलिज्म का जो इसी का लिटरल मीनिंग, लिटरल डेफिनेशन देखें तो इसी का मतलब है मीन्स है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग और समथिंग दैट रिटर्न्स ईयर आफ्टर ईयर। कि जो कि एवरलास्टिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, एकदम वंस है मतलब वो हर वक्त है, हर टाइम है और मतलब जो कभी चेंज नहीं होता, एवरलास्टिंग, उसी का लिटरल मीनिंग ये है। और समथिंग दैट रिटर्न ईयर आफ्टर ईयर, कि वो चीज जो कि ईयर आफ्टर ईयर जाने के बाद भी वही सेम चीज रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिनियल। अगर हम लोग इटर्मोलॉजिकल मीनिंग का बात करें तो ये पेरिनियलिज्म वर्ड्स जो है ये लैटिन वर्ड पेरिनियल से आया है और ये पेरिनियल वर्ड फिर अगेन लैटिन वर्ड पेरिनियस से आया है, जिसी का मतलब जिस जो कि इंग्लिश में बाद में ट्रांसफर हुआ और अवदोसी वर्ड से आया, जिसी का मतलब है इटर्नल, एवरलास्टिंग और इटर्नल। ओके, कि जिसी का मतलब क्या है, इटर्नल और एवरलास्टिंग। और एडिशनली अगर हम लोग इजिम्स को देखेंगे वो है स्कूल और अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए हम लोग पेरिनियलिज्म का मतलब क्या हो जा रहा है कि एवरलास्टिंग स्टडी ऑफ एवरलास्टिंग और अंडरस्टैंडिंग एवरलास्टिंगनेस or eternal. The primary goal of education without this philosophy is to serve for dissemination truth। कि इसी का जो प्राइमरी गोल है, पर्पस है, वो क्या है कि सर्च फॉर एंड डिसेमिनेट ट्रूथ। कि जो सर्च है, ट्रूथ जो है उसको सर्च करना और उसी से डिसेमिनेट हो जाना। In addition, this philosophy of education advocates for the cultivation of human intellect। और उसी के साथ साथ ये जो फिलोसफी है ये ह्यूमन इंटेलेक्शंस का कल्टीवेशंस का बात भी करता है। ओके, ऑल्दो पेरिनियलिज्म और अब बहुत बार हमको देखा जाता है कि बहुत सारे स्कॉलर पेरिनियलिज्म और जो एसेंशियलिज्म है वो दोनों को सेम बोलते हैं और जनरली सेम बोलकर मतलब एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सेम नहीं है। उनमें से छोटा सा एक डिफरेंस है। जब हम लोग पेरिनियलिज्म का बात कर रहे हैं तब वो खुद पर्सनल डेवलपमेंट पहले आ रहा है, लेकिन जब एसेंशियलिज्म का बात कर रहे हैं तब क्या आता है कि जो रिक्वायर्ड एसेंशियल स्किल है वो फास्ट आता है और वो पहले आता है।
नेक्स्ट, अगर पेरेनियलिज्म को एजुकेशन में देखे तो ये डीपली क्लासिकल और मेडिएवल फिलोसफी जो है उसी में रूटेड है और उसी से ही आया है, उसी से इन्फ्लुएंस है। जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर हैं जो लोग की बोलते हैं प्लाटो सोक्रेटिस से ही, प्लाटो अरिस्टोटल से ही ये जो पेरेनियलिज्म वाला थ्योरी और फिलोसफी ये डेवलप हुआ है। ओके। और अभी जो मॉडर्न एज में जो थॉमस अकेन, हर्टचेन, ये सारे के सारे इसी का एक एक प्रोमिनेंट सपोर्टर है और फिलोसोफर, सपोर्टर फिलोसोफर है। तो मॉडर्न पेरिनियलिस्ट मूवमेंट गेन प्रोमिनेंस इन आर्लिटी, कि अगर हम लोग देखे कि ये मॉडर्न पेरिनियलिज्म कब स्टार्ट हुआ, तो ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ जब जॉन ड्यूए उनका प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बारे में बोले, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लोगों का सामने रखे, तब वो पेरिनियलिज्म के बारे में फिर और एक बार आ गया। ये पेरिनियलिज्म जो है इन एन एजुकेशनल फिलोसफी, वो क्या करता है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ को कैसे पढ़ाया जाएगा उसी का बारे में वो बोलता है, उसको ही पढ़ाता है। और उसके साथ साथ एन आइडिया दैट हैव, और उसके साथ साथ जो चीज, जो आइडिया जो कि एवरलास्टिंग है, जो कि काफी चेंज नहीं होगा, खराब नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, तो उसी के ऊपर वो ध्यान देते हैं और उसी को पढ़ाने के लिए वो बोलता है। और ये पेरिनियलिस्ट जो होते हैं, ये लोग बिलीव करते हैं कि ये आइडियाज जो है ये एवरलास्टिंग है और ये ट्रूथ है और ये यूनिवर्सल है और उसके साथ साथ ये अनचेंजिंग है, लाइक आइडिया इन आइडियलिज्म्स। अगर मेन गोल अगर हम लोग देखिए पेरिनियलिज्म का, तो यह है कि वो ट्रूथ को सर्च करना और उसी को डिसेमिनेट करना। सी, दिस इज द फाइव मेन एलिमेंट ऑफ पेरिनियलिज्म। फर्स्ट वन इज फोकस ऑन करिकुलम, सैंपल क्लासरूम एक्टिविटी, रोल ऑफ टीचर, गोल फॉर स्टूडेंट, एजुकेशनल लीडर। दीज आर द फोर बेसिक बेसिक एलिमेंट ऑफ पेरिनियलिज्म। देखिए तो ये फोकस और करिकुलम को अगर हम लोग देखिए तो ये ज्यादा करके फोकस करता है यूनिवर्सल, जो चीज यूनिवर्सल रहता है, जो सच यूनिवर्सल रहता है, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। और उसी के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट में पहले से ही बोल चुका हूँ, एसेंशियलिज्म और पेरिनियलिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है। मतलब पेरिनियलिज्म पर्सनल डेवलपमेंट को फास्ट रखता है, लेकिन एसेंशियलिज्म एसेंशियल स्किल को फास्ट रखता है। और यहाँ ये जो टू एस्पोज पर्सनल डेवलपमेंट एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा वाला फोकस ऑन करिकुलम क्या है, टू सर्च एंड डिसेमिनेट हो गया, कि जो यूनिवर्सल और इमीडिएट ट्रूथ जो है उसको ढूंढना और उसको डिसेमिनेट करना। और जो लास्ट वाला जो वो फोकस है करिकुलम, वो है हिस्ट्री, साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, रिलीजन, ये इसी का सब्जेक्ट है। अगर हम लोग सैंपल्स क्लासरूम को देखें तो इंडोर एक्सपेरिमेंट्स जब हम लोग कर रहे हैं साइंस का, तो वो इसी का एक एग्जाम्पल है। अगर टीचर का यहाँ रोल करे तो ये क्या करता है कि इंस्टिल करता है रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, हो गया, प्रिजर्वेंस, ड्यूटी, कॉन्सिडरेशंस, प्रैक्टिकलिटी, ये सारे के सारे ये टीचर का रोल है। और उसी के साथ साथ ये डायरेक्टर और कोच ऑफ इंटेलेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी का जैसे काम करता है। और उसके साथ साथ ये क्लियर लेक्चर डिलीवर करता है और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है उसी को भी प्रमोट करता है। अगर इसका गोल को अगर हम लोग देखें तो ये क्या करता है, ट्रेन द स्टूडेंट इंटेलेक्ट, की हमारा जो इंटेलेक्ट है स्टूडेंट का, और उसके साथ साथ उसका जो मोरल डेवलपमेंट है उसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और उसी को साथ साथ वो जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन जो है उसी को वो एबल कराता है। ओके। और विल गेन टू एबिलिटी टू डेवलप ए फुल रेंज ऑफ रेशनल पावर, और उसके साथ साथ एक फुल रेंज ऑफ पर्सनल पावर जो है उसको पाने के लिए ये रेशनल पावर उसके लिए रखता है। अगर हम लोग देखें लेजिस्लेटिव लेवल को तो लीडर को, तो यहाँ हर्टजीन, एडलर, जैक मार्टिन, ये सारे के सारे इसी का इम्पोर्टेंट लीडर है। अगर हम लोग की फिगर ऑफ डेवलपमेंट इन पेरिनियलिज्म को देख रहे हैं तो फास्ट जो है वो हर्टचिन का नाम आता है, जो कि एक प्रोफेसर थे चिकागो यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट ऑफ चिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो भी थे। और उसके साथ साथ ये ज्यादातर एम्फासाइज कर रहे थे कि क्लासिकल, लिबरल, आर्ट, एजुकेशन, ये सारे के सारे के ऊपर वो ज्यादातर एम्फासाइज कर रहे थे। और वो इम्प्लीमेंट किए थे ग्रेट फुक, एक प्रोग्राम चिकागो यूनिवर्सिटी में। और उनका जो एक काम जो बहुत ही फेमस है वो है द हायर लर्निंग इन अमेरिका। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है
ये हटचिन का, जो कि बहुत लोग पढ़े हैं। ओके, उसके बाद हटचिन के बाद आए हमारा मर्टाइमर्स। और मर्टाइमर्स एडलर जो है वो हटचिन के साथ कोलैबोरेट किए वो ग्रेट बुक्स प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ पेडी पेडिया प्रपोजल्स, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पेडिया प्रपोजल ये एडलर दिए थे। ओके, और ये किसके लिए दिए थे? एकदम शुरू से लेकर किंडरगार्टन से लेकर +2 तक, हायर सेकेंडरी स्कूल तो सबको पढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला में दिए थे। और उसके साथ साथ ये जो पेडिया ग्रुप जो है वो 1982 में उसको एस्टेब्लिश किए थे। और इंडिविजुअल्स जो है वो यहाँ क्या करता था? हाँ, these are the two best statement given by Adler. First one is an individual learn best by studying the classic. कि एडलर के हिसाब से एक इंडिविजुअल के बेस्ट हिसाब से और लर्न कर पाएगा एक बेस्ट वे से, कैसे? जब वो क्लासिकल लिटरेचर को स्टडी करेगा। और उसके साथ साथ वो बोल रहे थे एजुकेशन इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ बट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एडलर ये भी बोल रहे थे कि एजुकेशन जो है वो एक इमिटेशन से नहीं है, ये क्या है? ये लाइफ जो है, जिंदगी जो है उसके लिए एक प्रिपरेशन है। और इनका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था, वो है हाउ टू रीड ए बुक। और उसके साथ साथ पेडिया प्रपोजल, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर नेक्स्ट फिगर को अगर हम लोग देखें तो एलन ब्लूम्स, जो कि एक क्रिटिक थे और वो मॉडर्न एजुकेशन और कल्चरल रिलेटिविज्म को मॉडर्न मॉडर्न एजुकेशन और कल्चरल रिलेटिविज्म को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उसके साथ साथ वो एडवोकेट कर रहे थे फॉर रिटर्न टू क्लासिकल टेक्स्ट। वो क्लासिकल टेक्स्ट को रिटर्न करने के लिए बोल रहे थे, ट्रेडिशनल वैल्यू के बारे में बोल रहे थे। उनका जो की वर्क है वो क्या है? द क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड्स, ये है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। जैकलिन मैरिटेंस को अगर हम लोग देखिए तो ये एक न्यू थोमिस्ट फिलोसोफर थे, और जो कि कैथोलिक एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू की, और ये एम्फसाइज कर रहे थे इंटेलेक्चुअल एंड मोरल वैल्यू के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे थे। अगर वर्क का बात करें तो एजुकेशन एट क्रॉस रोड, ये इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। एजुकेशन एट क्रॉस रोड ये बहुत बार आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो एजुकेशन एट द क्रॉस रोड रिटन बाय जैकलिन मार्टिन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पेरिनियलिज्म्स, कि अगर पेरिनियलिज्म्स का ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग देखें तो इसी का तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट है कल्टिवेट ऑफ द इंटेलेक्ट, कि देखिए कि ये पेरिनियलिस्ट थ्योरी जो है ये तो बहुत एक पुराना थ्योरी है, लेकिन फिर भी ये बात करता है कल्टिवेशन ऑफ इंटेलेक्ट, कि स्टूडेंट का जो इंटेलेक्ट है, रैशनल है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज है, उसी को कल्टिवेट करना इसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और उसके साथ साथ ट्रांसमिशन ऑफ इटरनल ट्रूथ, कि देखिए कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल्स और इटरनल ट्रूथ है, और उसी को ट्रांसमिट करना एक कल्चर से दूसरा कल्चर को और एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा पेरिनियलिज्म का। अगर और देखिए तो कल्चरल लिटरेसी भी एक वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिनियलिज्म, सभी cultural literacy, well studied work, and various time or perennialist philosopher stressed on cultural literacy. Next, character development. This is also another objective of perennialist philosopher. They always develop different kind of moral and ethical aspect of student, which develop the character of a child. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, ये रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करना ये भी एक पेरिनियलिज्म का एक सिग्निफिकेंट एम्स था और ऑब्जेक्टिव था। और उसके साथ साथ एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज, ये ह्यूमन हेरिटेज को एप्रिसिएट करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव था हमारा पेरिनियलिज्म का। नेक्स्ट, प्रिपरेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कल्टिवेशन ऑफ विजडम्स, understanding human's nature, development of communication skill, fostering intellectual virtues, preparation for citizens. These are the objectives of education according to perennialisms. देखिए कि ये पेरिनियलिज्म जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बोल रहा था, कि वो बोल रहा था टू इंस्टिल ए लव ऑफ लर्निंग एंड प्रोवाइड द टूल फॉर कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। वो बोल रहा था कि देखो कि ये लर्न करने के लिए एक हमको
लगाव क्रिएट करना चाहिए, जो कि हम हमारा जो कंटिन्यूअसली हमारा जो इंटेलेक्ट है उसी को ग्रोथ वो कर सकता है। और उसके साथ साथ वो विजडम्स को कल्टीवेट करने के बारे में बोल रहा था, और ये बोल रहा था टू मूव बियॉन्ड मेरे नॉलेज एक्विजिशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ विजडम एंड गुड जजमेंट। कि वो जो बोल रहा था कि नॉलेज को एक्वायर करना और उसी को डेवलपमेंट करना, उसको कन्वर्ट करना क्या विजडम्स की तरफ, और उसी के हिसाब से जजमेंट लेना। उसके ऊपर वो बोल रहा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, फostering these are the most important objectives of education according to perennialism। अगर हम लोग perennialism का टाइप्स और फॉर्म्स को देखें, there are two main type of perennialism। first one is secular perennialism and second one is religious perennialism, and also religious perennialism known as theist perennialism। Robert Hutchin and Mortimer Adler both are the proponent of secular perennialism, whereas Thomas Akin he's the promoter or proponent of religious perennialism or theist perennialism। If we'll go towards the core principle of perennialism, then we can see 4 to 5 core principle of perennialism, and the first one is यूनिवर्सलिटी ऑफ ट्रूथ। ओके, कि अगर हम लोग फेरिनियलिज्म का प्रिंसिपल कोर प्रिंसिपल का बात करें तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें जो पहले आता है वो है यूनिवर्सलिटी ऑफ ट्रूथ। कि जो कि बिलीव करता था एब्सोल्यूटनेस के ऊपर, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर। हो गया, और जो कि कभी चेंज नहीं होता है उसी के ऊपर वो बिलीव करता था, और ये इसका जो एक कोर प्रिंसिपल था। और ये वो मोरल और कल्चरल रिलेटिविज्म को रिजेक्ट करता था। और उसके साथ साथ अगर हम लोग एक एग्जांपल ले तो द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स आर सीन एज यूनिवर्सल ट्रूथ। कि ये जो लॉजिक और मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ का एक प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल लॉजिक और मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल होते हैं वो सारे सारे के सारे क्या होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। कि ये देखिए कि अगर हम लोग को एक प्रिंसिपल ले रहे हैं कि 2 + a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2a + b स्क्वायर, दिस इज यूनिवर्सल। इट मीन्स the this formula is applicable in India, in USA, in every place on the world। ओके, तो इस तरह का चीज जो है इसका ये कोर प्रिंसिपल था। दूसरा वाला अगर हम लोग देखें तो एम्फासिस ऑन रीजन। कि ये जो फिलोसफी है, ये ह्यूमन रीजन एज ए प्राइमरी मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ। कि ये ह्यूमन रीजन जो है एक प्राइमरी मीन्स है जो कि ट्रूथ को उस ट्रूथ को समझने के लिए। और उसके साथ साथ इसके लिए वो क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस को कल्टिवेट्स करने के बारे में बोल रहा था। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो वो सोक्रेटिक्स मेथड के थ्रू पढ़ाने के लिए बोल रहा था, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर रीजनिंग स्किल को डेवलप कर रहा था। अगर हम लोग नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल देखें तो फोकस ऑन क्लासिक, पहले से ही बोल चुका हूँ कि ये एक ट्रेडिशनल क्लासिकल थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, जो कि क्लासिक्स के ऊपर ग्रेटली एम्फसाइज कर रहा था। और जो ग्रेट वर्क जैसे ही लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट्स, ओके, ये किसी का भी जो ग्रेट वर्क है वो सारे के सारे सेंट्रल्स पोजीशन ले रहा था ये फेरिनियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम में। और उसी के साथ साथ वैल्यू और क्लासिकल टेक्स्ट जो है उसका जो इम्पोर्टेंस वो भी रहता था, क्योंकि उसको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा था। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो होमियर्स इलिड्स और ओडिसी जो है वो एक तरह का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, उसका बारे में बोल रहा था। ह्यूमन नेचर आर कांस्टेंट की नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ह्यूमन नेचर आज कांस्टेंट। कि ये ह्यूमन का जो नेचर्स है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एसेंशियली द सेम अक्रॉस टाइम एंड कल्चर। की ह्यूमन का जो नेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, कि अलग अलग टाइम में अलग अलग कल्चर में तुम जहाँ भी जाओगे ये कल्चर कभी, ये नेचर कभी चेंज नहीं होता। ओके, और उसके साथ साथ ये एम्फसाइज करता था टाइमलेस ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड डिलेमा के ऊपर। और इसी का अगर अगर हम एग्जांपल दिखे तो एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स लाइक लव, डेथ एंड जस्टिस इन लिटरेचर, these are the example of human nature as an construct। Next, the last core principle of perennialism is cultivation of intellect। कि अगर हम लोग कल्टिवेशन ऑफ इंटेलेक्ट को देखिए, इसका जो प्राइमरी गोल था वो रेशनल्स एंड मोरल्स कैपेबिलिटीज को डेवलप करना। और ये ज़्यादातर फोकस कर रहा था इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के ऊपर, जैसे कि विजडम, करेज, टेम्परेंस, इसी के ऊपर
ये ज़्यादातर एम्फसाइज कर रहा था। अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखिए, स्टडी ऑफ अरिस्टोटल्स निकोमेकियंस एथिक्स टू अंडरस्टैंड वर्च्यू, कि जब हम लोग अरिस्टोटल का निकोमेकियंस एथिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या हो रहा है कि हमारा कल्टीवेशन ऑफ इंटेलेक्ट हो रहा है। तो जो 5 बेसिक कोर प्रिंसिपल है वो क्या है? यूनिवर्सलिटी ऑफ ट्रूथ, तो है emphasis on regions, focus on classics, human nature as a constant, cultivation of intellect. These are the 5 most prominent or basic principle of perennialism. नेक्स्ट अगर हम लोग करिकुलम्स का बात करें, तो इसी का जो करिकुलम है वो बहुत ही डाइवर्स है। जो ये पहले बोल रहे थे लिबरल आर्ट्स, जैसे कि लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सबको करिकुलम्स में इंक्लूड करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा बात जो है वो है ग्रेट बुक। ये ग्रेट बुक को ग्रेट बुक के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे कि जहाँ कहीं भी कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट डिसिप्लिन में जो ग्रेट बुक है, वो सारे के सारे को ज़्यादातर एम्फसाइज करके उसको पढ़ाया जाना चाहिए और उसको लर्न करना चाहिए। और उसके साथ साथ बोल रहे थे फॉरेन लैंग्वेज स्टडी, पर्टिकुलरली लैटिन एंड ग्रीक, ये दोनों भी करिकुलम्स में रहना चाहिए। ये है लिबरल आर्ट्स फोकस। नेक्स्ट अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर्स एंड सीक्वेंशियल, कि ये बोल रहे थे वो करिकुलम्स जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए एक लॉजिकल वे में और सीक्वेंशियल मैनर में। और ये एम्फसाइज कर रहे थे फाउंडेशनल नॉलेज, कि एक कॉम्प्लेक्स आइडिया का पहले एक फाउंडेशनल नॉलेज के ऊपर वो एम्फसाइज कर रहे थे। इसका मतलब ये बोल रहे थे कि लॉजिकली पहले फाउंडेशनल नॉलेज हम लोग देते हैं और उसके बाद जाकर कोई कॉम्प्लेक्स वाला आइडिया जो है उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी को डालते हैं। अगर हम लोग देखिए एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ यूक्लिडियंस ज्योमेट्री बिफोर एडवांस मैथमेटिक्स, मतलब जब हम लोग यूक्लिडियंस ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले वो यूक्लिडियंस ज्योमेट्री जो पढ़ रहे हैं वही एक एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट देखिए तो लिमिटेड इलेक्टिव की, ये ज़्यादातर वो कोर सब्जेक्ट के बारे में ही बोल रहे थे, कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज दे रहे थे। हो गया। और ये लेस एम्फसाइज कर रहे थे इलेक्टिव सब्जेक्ट को, क्योंकि ये बिलीव कर रहे थे कि दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड स्टडी द सेम फंडामेंटल सब्जेक्ट, क्योंकि इनको लग रहा था कि जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे सेम चीज को पढ़ना चाहिए। अगर एग्जाम्पल दिखे तो रिक्वायर्ड कोर्स इन फिलोसफी एंड एथिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट, कि जब हम लोग फिलोसफी का बात कर रहे हैं तब सब फिलोसफी का एथिक्स पढ़ाना ये सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही क्या बोल रहे थे कि लिमिटेड इलेक्टिव्स देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर कोर पेपर रहना चाहिए, वोकेशनल पेपर रहना चाहिए, स्पेशलाइज्ड पेपर रहना चाहिए बोल रहे थे। और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे थे। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम होना चाहिए जहाँ की बच्चा कोई भी डिसिप्लिन से पढ़ सकता है, जैसे स्टडिंग द साइंटिफिक इवोल्यूशंस इन कंजक्शन विद अलाइनमेंट फिलोसफी। नेक्स्ट टीचिंग मेथड का बात करें तो सोक्रेटिक मेथड जो है वो पेरेनियलिस्ट फिलोसोफर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, जहाँ की क्वेश्चन और डायलॉग के थ्रू क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स का जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसी को स्टिमुलेट किया जाता है। और यहाँ जो टीचर्स वो स्टूडेंट को गाइड करता है कि उसका जो बिलीफ है, उसका जो एजम्पशंस है, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए। और एग्जाम्पल का बात करें तो जब प्लाटोस का रिपब्लिक को हम लोग गाइडेड तो क्वेश्चनिंग, कि जब रिपब्लिक को दिख रहे हैं तो उसी के अंदर जो लिखा गया है वो एक क्वेश्चनिंग फॉर्मेट में लिखा गया है। लेक्चर एंड डिस्कशंस, अगर लेक्चर एंड डिस्कशन को देखिए तो ट्रेडिशनल लेक्चर फॉर्मेट कंबाइंड विद क्लास डिस्कशन, कि ये ट्रेडिशनल लेक्चर्स फॉर्मेट जो है वो क्या है कि एक क्लास डिस्कशन है, एक कंबाइंड क्लास डिस्कशन है। और उसके साथ साथ फोकस ऑन एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग क्लासिकल टेक्स्ट, और वो जो क्लासिकल टेक्स्ट है उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करने के बारे में बोल रहे थे। अगर हम लोग देखिए एग्जाम्पल तो शेक्सपियर थीम्स जो है उसको इंटरप्रेट करना, डिस्कशन करना। नेक्स्ट मेमोराइजेशंस एंड रिसाइटेशंस मेथड, की ये फेडरलिस्ट फिलोसफी जो बोल रहा था वो मेमोराइजेशंस ऑफ फैक्ट डेट एंड कोटेशंस के बारे में बोल रहा था। और उसके साथ साथ रिसाइटेशंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशंस, इसके बारे में बोल रहा था। अगर हम लोग दिखे एग्जांपल तो मेमोराइजेशंस एंड रिसाइटिंग पैराग्राफ, जब हम लोग कुछ सब्जेक्ट पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो तब ये इसका एग्जांपल आ रहा है।
राइटिंग एंड कंपोजिशन, और उसके साथ साथ ये कंपोजिशन और राइटिंग के बारे में भी फास्ट टाइम बोला था। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज रीडिंग, जब हम लोग को कोई पढ़ रहा है तो एकदम क्लोज होकर क्लोज करके वो पढ़ता है, वो भी एक मेथड ऑफ टीचिंग पेरिनियलिज्म का। और उसके साथ साथ सेमिनार सेमिनार स्टाइल क्लासेस। अगर हम लोग रोल ऑफ टीचर का बात करें तो यहाँ जो रोल है वो वो, वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म से एकदम अलग है और एग्जिस्टेंशियलिज्म से एकदम अलग है। यहाँ जो रोल होता है टीचर का वो एक अथॉरिटी का जैसे होता है। और टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं इन देयर सब्जेक्ट एरिया। और उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज एंड गाइडिंग द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनकी। और उसके साथ साथ कि ये जो नॉलेज को इम्पार्ट करना और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को गाइड करना, इसके लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मोरल्स एग्जाम्पलर, कि एक मोरल एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लोग के लिए एक एग्जाम्पलर हो जाते हैं, क्योंकि उनको देखकर ही तो बच्चे जो है उनको रोल मॉडल सेट करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये एक फैसिलिटेटर का जैसे काम करना चाहिए, कल्चरल ट्रांसमिशन करना चाहिए। अगर असेसमेंट को देखिए इंटेलिजेंस का, तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में असेस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल वे में असेस कर रहे हैं, जैसे कि रिटन टेस्ट, ऐसे ओरल टेस्ट। ओके। और स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, और ये जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट जिसी को कि वो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट रिजेक्ट किया था, पेरिनियलिज्म उसको एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जब कर रहा है तो हम सारे के सारे बच्चे एक क्लास में बैठ जा रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग को कोई ऐसे वाला टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, कि जो स्टूडेंट है वो कोई ना कोई स्किल्स, कोई डिबेट डिस्कशन में एंगेज रहना चाहिए, ना कोई राइटिंग स्किल्स में एंगेज में रहना चाहिए। और उसी को देखकर ही हम लोग को क्या करना होता है कि डिसाइड करना होता है कि हम लोग उसको कैसे एसेस करें। और उसके साथ साथ पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में भी बोल रहे थे, जो कि आज का डेट में बहुत ही चर्चा का विषय है। और अगर हम लोग देखें असेसमेंट का, तो ओरल ओरल डिफेंस के बारे में भी बोल रहे थे। स्ट्रेंथ ऑफ पेरिनियलिज्म को देखिए तो ये रिगोरियस एकेडमिक स्टैंडर्ड, इसका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत ही जबरदस्त है। लिटरेसी का जो कल्चरल लिटरेसी है वो भी बहुत जबरदस्त है। इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन जो है वो भी एक तरह का इसी का स्ट्रेंथ है, जिसके कारण कि इतना पॉपुलराइज हुआ था। अगर हम लोग देखिए रिसर्च सपोर्ट, तो रिसर्च सपोर्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पेरिनियलिज्म का। और ये एक स्ट्रेंथ का जैसे काम करता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जनरेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ओके, these are the basically the advantages of perennialism, but cultural bias, relevance of modern life, rigidity, potential for neglecting individual students' needs, talent, elitism, neglect of practical study, neglect of practical study. These are the criticisms of perennialism.